अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज एंड योर चैप्टर इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स जो है वो पूरे चैप्टर्स नहीं अगर प्रिपेयर कर सकते तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर प्रिपेयर करनी है अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। बिकॉज केमिस्ट्री में एक्सरसाइज वाले MCQs भी बहुत पेपर में आ रहे होते हैं और शॉर्ट सवाल एक्सरसाइज वाले वो भी काफ़ी मरतबा पेपर में आ जाते हैं, लॉन्ग भी आ जाते हैं। तो आपने जो है वो इसमें एक्सरसाइज को स्किप आउट नहीं करना। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है या लाइक जिस तरीके के भी आप स्टूडेंट है, एक्सरसाइज हर स्टूडेंट ने मस्ट करनी है अच्छे मार्क्स लेने के लिए और इंशाल्लाह आप सब लेंगे भी सही केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट MCQs डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज़ ड्यू टू कि गैस और सॉलिड और लिक्विड जो आप लोगों के पास तीन स्टेट्स हैं, तीन हालतें हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है। जब हमने ये वाला आपका फर्स्ट टॉपिक देखा था ना एक्सरसाइज का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है काइनेटिक थ्योरी वाला, और इसमें से कोई ऐसा एक्सरसाइज इसमें से जो है वो इस टॉपिक में से कोई ऐसा शॉर्ट सवाल इतना खास नहीं आ रहा होता, MCQs बन रहे थे। सो वहाँ पर हमने डिस्कस भी इसको किया था। तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से होता है, पार्टिकल्स की, ना कि साइज़ या शेप या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है, बल्कि किसकी वजह से होता है, द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो किस तरीके से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि ये इस तरीके से तीन कंटेनर है। एक में जो है वो सॉलिड है, देन दूसरे में लिक्विड्स हैं और थर्ड वाले में क्या है, गैस है। सॉलिड के केस में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है, और लिक्विड के केस में पार्टिकल्स काफ़ी जो है मतलब थोड़े बहुत एक दूसरे को आपसे दूर नज़र आ रही होंगे, और गैस के केस में तो बहुत ही एक दूसरे से दूर होते हैं। यही फ़र्क होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे होते, लिक्विड में देन फिर भी पार्टिकल्स कुछ ना कुछ मूव कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा बहुत जो है वो एक दूसरे से उनमें डिस्टेंस होता है, और गैस में तो वो बहुत अच्छे से मूव कर रहे होते हैं, जहाँ उनका दिल कर रहा होता है वहाँ जा रहे होते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इनमें डिस्टेंस होता है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, चेयर्स वगैरह, ये खुद से मूव नहीं कर सकती बिकॉज हमें ही इनको मूव करवाना पड़ता है। सो इस तरीके से इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो मूवमेंट का ही होता है बिकॉज इनमें पार्टिकल्स की पोजीशंस की वजह से। सेकेंड MCQs डिस्कस कर लेते हैं। अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़, कि हीटिंग पर इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या होता है। सो आपको 4 MCQs दिए गए हैं। इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, रिमेन द सेम है या इनिशियली डिक्रीज़ है, पहले डिक्रीज़ होना है, एंड देन इंक्रीज़ है अपॉन फर्दर हीटिंग। जब आप किसी चीज़ को फर्दर हीट करते हैं देन बढ़ जाता है, पहले कम होता है। तो इसमें सिंपल जो है वो बी ऑप्शन आपके पास ठीक है, इसका आंसर इंक्रीज़ वाला। अब ये किस तरीके से है। अब ये स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि आपके पास जो है वो कोई पैन है, कोई बर्तन है जिसमें आपने वाटर वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पर आप जो आप लोग के पास चूल्हा वगैरह है उसको ऑन करते हैं, उसको हीट देते हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो अब पानी क्या होगा, वो जो गर्म होने लग जाएगा और उसमें से जो है पानी भाप बन के स्टीम की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में वहाँ से इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ आती है, इवेपोरेशन या लिक्विड का या लिक्विड या जो गैस है उसका इवेपोरेट होना भाप बन के इन द फॉर्म ऑफ स्टीम या गैस, वो हमारे पास इवेपोरेशन का ही प्रोसेस होता है ना। सिंपल वी से दैट व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि जब लिक्विड जो है वाटर जो है वो व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इवेपोरेशन। जब हमारे पास सिंपल वाटर गैस में चेंज होता है तो हम उसको इवेपोरेशन ही कहते हैं। और यहाँ पे यही तो हुआ है, वाटर जो है वो गैस में जाके तब्दील हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, बिकॉज हमने उसको हीट दी है। तो यही बात है कि जब हम हीट देते हैं तो इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। डेट्स वाई हमने आपकी बुक के अंदर ऑप्शन बी को टिक किया है, ठीक है। उसने आपसे बुक वाले ने यही तो पूछा था कि इवेपोरेशन पर क्या असर होता है जब आप किसी चीज़ को अपॉन हीट करते हैं या अपॉन हीटिंग द व्हाट इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो वो इंक्रीज़ होती है। थर्ड MCQs देख लेते हैं। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस, ये जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शंस होती हैं, जो कुव्वतें होती हैं, जो फोर्सेज होती हैं या जो किमियाई बॉन्ड होता है, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन, वो किस में स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास राइट है, सॉलिड के अंदर, ठीक है, लिक्विड्स गैसेज या प्लाज्मा के अंदर नहीं होता। ये भी आपने देखा भी MCQs 1 के अंदर, बिकॉज सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी एक दूसरे के करीब होते हैं। सो MCQs 4 डिस्कस कर लेते हैं आपकी बुक का। कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेज, अगर आप कोई गैस लें और उसके वेपर्स जो हैं उसको कूल करने लग जाएं, मतलब ठंडा करने लग जाएं, तो गैस जो है वो चेंज हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है, चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट के अंदर। और इस फिनोमिना को या इस मुशाहिदे को आप क्या कहते हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या फिर डेपोजिशन। तो आप जो है वो ऑप्शन डी जो है डेपोजिशन, इसको टिक करेंगे। वो क्यों टिक करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज जब हमारे पास कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा था तो हम सिंपल उसको इवेपोरेशन कहते हैं,
जब कोई गैस लिक्विड में चेंज हो रही होती है तो हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और जब हमारे पास सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन भी ऐसे और सॉलिड भी ऐसे ही बनता है। तो जब हमारे पास जो है कोई सॉलिड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा होता है तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और जब हमारे पास कोई वेपर्स सॉलिड में चेंज हो रहे होते हैं तो हम उसको डेपोजिशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और पेपर में काफ़ी बार पेपर में जो है ये पूछे जा रहे होते हैं। ये एज अ शॉर्ट डेफिनेशंस भी आ रही होती हैं, ये टर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं। और ये MCQs भी काफ़ी बच्चों को घुमाने के लिए, यहाँ पे डेपोजिशन आया ना, आपके पेपर में कोई भी रैंडमली आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से करना है। और जितने भी हमने MCQs वगैरह जो आपकी एक्सरसाइज के भी डिस्कस किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो पूरे का पूरा चैप्टर नहीं प्रिपेयर कर सकते, बट आपने एक्सरसाइजेज ज़रूर प्रिपेयर करनी है, चाहे अपनी क्लास के टॉपर्स हैं, एवरेज स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, या आप जिस तरीके के भी स्टूडेंट हैं, आपने एक्सरसाइजेज मस्ट करनी है। अगर आप केमिस्ट्री में पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं तो आपने एक्सरसाइजेज मस्ट करनी है। बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत सारे MCQs भी एक्सरसाइज में से आ रहे होते हैं। कोई रैंडम या मतलब बड़ा कम चांस होता है कोई 1-2 MCQs जो है वो रैंडमली आपकी बुक के अंदर से वो आपका एग्जामिनर पिक कर रहा हो, लेकिन मोस्टली एक्सरसाइज वाले MCQs और शॉर्ट सवाल भी काफ़ी मरतबा पेपर में एक्सरसाइज वाले आ जाते हैं। और लॉन्ग भी जो है वो भी 1-2-3 मतलब 2-3 सवाल एक्सरसाइज वाले आ रहे होते हैं। तो एक्सरसाइजेज मस्ट हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। बाकी भी जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इससे रिलेटेड और भी ये लास्ट वाले 2 MCQs है, सो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बल्कि इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देती हूँ ताकि आपके माइंड में जो है वो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो मैंने सिंपल ये टर्म्स लिख भी लिए हैं। आप चाहें तो अपने MCQs के साइड पर इनको नोट भी कर सकते हैं। बिकॉज ये जो टर्म्स है ना, ये किसी लेवल पर केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे हायर लेवल पे भी स्टडी कर रहे हो ना केमिस्ट्री पे, तो वहाँ पे भी आपसे आपके टीचर्स भी ये टर्म्स पूछ लेते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि ये स्टूडेंट्स काफ़ी मरतबा पेपर में पढ़ कर आए हैं, तो इसको अभी से अच्छे से याद कर लें ताकि ये आपको आपकी ज़िंदगी में आपका मतलब कभी आपके माइंड से स्किप आउट नहीं हो। अब हम MCQs 5 डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट बतानी है तबई हालत इन विच द पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स जो है ज़रात हैं वो पोजेस करते हैं, रखते हैं मैक्सिमम एनर्जी। उन्होंने अब बॉन्डिंग वगैरह की बात नहीं की। देन हम सॉलिड वाली साइड पे जाते हैं, उसने आपकी बुक वाले ने मैक्सिमम एनर्जी की बात की है। ये छोटे छोटे लफ्ज़ आपकी बुक में वर्डिंग चेंज होती है और स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो अच्छे से पेपर में जब कर रही हूँ, जब क्लास टेस्ट कर रही हूँ, MCQs की जो स्टेटमेंट है वो आपने अच्छे से पढ़नी है। देन आपने MCQs जो है वो मार्क करना है, अपनी शीट पर जाकर फिल करना होता है। इसको आपने लाजमी 1 से 2 बार पढ़ना है, ठीक है। पहली बार में हमें लगता है हमने बस ये आंसर पढ़ा हुआ था, उसको टिक कर देते हैं। बाद में जब हम रिपीट MCQs करते हैं हमें तब समझ आती है हमने तो ये गलत मार्क कर दिया है। सो 2 दफ़ा ज़रूर स्टेटमेंट रीड करनी है तब। अब मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग के पास सी राइट ऑप्शन है, गैस या फिर गैशियस जो इसकी स्टेट होती है। अब ये क्यों होता है? अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास क्या कंटेनर है, कंटेनर में गैस है और आपको पता है गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लाइक जहाँ उनका दिल कर रहा होता है बस वहीं पे वो जा रहे होते हैं, आज़ाद मूव कर रहे होते हैं। ये देखें इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं और आपको पता है मूवमेंट करने की वजह से जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है। और आपकी बुक वाले ने भी आपसे यही पूछा है। और गैसेस के केस में इजीली मूव कर रहे थे ना, बिकॉज सॉलिड्स के केस में इतने करीब करीब थे, कहाँ उनकी मूवमेंट होगी। लिक्विड में भी आपने देखा होगा, आप जहाँ कहीं पानी को डालते हैं कहाँ वो मूव कर होता है, किसी ग्लास में डालते हैं या हाथ में डालते हैं, ठीक है। जब तक आप उसको खुद से मूव नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि आप ज़मीन पर पानी को नहीं फेंकेंगे तब तक तो वो मूव नहीं कर सकता। या ग्लास में पड़ा है खुद से। गैसेज ऐसे ही होती हैं, आप अगर किसी रूम में थोड़ा सा स्प्रे कर देना तो वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। बिकॉज गैसेज का काम ही यही होता है, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, अच्छे से मूव कर लेती हैं, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ये मूवमेंट वाला जो केस है ये सिंपल गैसेज में होता है। सो आपने अपनी बुक के सी ऑप्शन को टिक करना है। MCQ 6 डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की प्रोसेस की पूछ रहा है आपसे कि वो कैसे होता है। डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब वो डिपेंड कर रहा हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब वो प्रेजेंट हो तो उससे आप लोगों ने उसने आपसे पूछा है इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है। और वो डिपेंड भी कर रहा है किस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। लेकिन आपने सिंपल ये बताना है कि कम होता है या वो ज़्यादा होता है। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आपने उसमें से कोई एक टिक करनी है। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे आप समझें कि आपके पास क्या है, पेट्रोल है और साथ में वाटर है। आपने किसी ग्लास में, किसी कंटेनर में पेट्रोल को भी डाला है और वाटर को भी डाला है। अब जो आपके पास पेट्रोल है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर जो है वो इस तरह से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। बिकॉज उसकी वजह ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स है पेट्रोल वगैरह में काफ़ी दूर दूर होते हैं और वो ईजिली इवेपोरेट कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर के अंदर। आपने देखा हुआ है लिक्विड स्टेट के अंदर कि इतने पार्टिकल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा करीब नहीं होते हैं। बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो इसमें वीक अट्रैक्शन है और इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। जब भी आपके पास जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो इवेपोरेशन लेस होगी। ऐसे समझ लें इन्वर्स रिलेशन है। अब जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उतना ही इवेपोरेशन का रेट जो है वो लेस होगा। जितनी अट्रैक्शन वीक होगी उतना जल्दी जो चीज़ है वो इवेपोरेट हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए अट्रैक्शन वीक है तो वो जल्दी से जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाएगी।
ठीक है। जैसे लिक्विड्स के केस में जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो वेपोरेशन काफ़ी कम होती है। और आप लोगों ने देखा कि पेट्रोल में वाकई में ऐसा होता है, आपने देखा होगा किस जगह पे खुला पेट्रोल रखे कैसे जल्दी से वेपोरेट हो जाता है, बिकॉज उसके पार्टिकल्स में वीक अट्रैक्शन होती है तो वेपोरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। सो आपने सिंपल जो MCQs आपका जो आंसर इसका ए है, आपने इसको जो है वो टिक कर देना है। सेकेंड आपका जो MCQ 7 हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द फास्टेस्ट रेट, कौन सी गैस है जो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज़ होने का मतलब है मुंतशिर हो जाना, सेपरेट आउट हो जाना, स्प्रेड हो जाना, अलग हो जाना। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास है। सी आप लोगों के पास राइट है, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी आप लोग के पास सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप इसको बोलते हो, ये सारे गलत है। क्यों गलत है, रीज़न देख लेते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर ना डिफरेंट लॉज होते हैं बायोलॉजी की तरह, जैसे वहाँ पे भी आप लोग के पास डिफरेंट हार्डी वेनबरी लॉ, मेंडल का लॉ, इस तरीके से ना आप लोग लॉज डिफरेंट देख रही होती हो। इस तरीके से केमिस्ट्री में भी आपने देखा बॉयल्स लॉ होता है, आप लोग के पास एवोगैड्रोस लॉ होता है, और इसी तरीके से ग्राहम लॉ भी होता है। वैसे तो ये सेकंड ईयर के अंदर टर्म है, बट उन्होंने आपके MCQs में इसको यूज़ कर लिया। सो देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एक लफ्ज़ के अंदर इसका मतलब है, आप इजीली समझ लेंगे कि जितना किसी चीज़ का मोलर मास कम होता है उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमें ये लॉ बताता है, ग्राहम लॉ। अब किस तरीके से, बिकॉज इनमें इन्वर्स रिलेशन है। मोलर मास जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन के रेट के। अब डिफ्यूजन जो रेट है जितना ज़्यादा होगा, बिकॉज किसी भी चीज़ का मोलर मास उतना ही कम होगा इन्वर्स रिलेशन की वजह से। अब आप समझिए कि आपके पास क्या है, सिंपल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन का जो है आप लोग के पास मोलर मास जो है वो 1 होता है, और जो आप लोग के पास क्लोरीन है या क्लोराइड है इसका जो है वो 35.5 होता है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 36.5 बनते हैं। आप कैलकुलेटर पर करके देख भी लीजिएगा। SO2 की बात करते हैं तो सल्फ़र का सिंपल 32 और O2 जो है ऑक्सीजन का सिंपल 16 होता है। 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 32 जो है वो हमारे पास सिंपल 64 बनता है। H2S की बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन का सिंपल 1 होता है, 2 जो है वो इसके साथ लिखा हुआ है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे, सल्फ़र का 32 होता है तो 2 + 32 = 34। देन हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। कार्बन का सिंपल 12 होता है जो आप लोग के पास एटॉमिक मास होता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, साथ 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 2 बार 32, और 32 में जब हम 12 जमा करते हैं तो हमारे पास 44 बनता है। तो सबसे कम किसका हुआ, यही वाला कम है ना। डेट्स वाई हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो सल्फाइड है इसका जो आप लोग के पास मोलर मास कम है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसका डिफ्यूजन रेट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। C इज़ द राइट ऑप्शन। MCQs 8 डिस्कस कर लेते हैं। द फेज चेंजेस A एंड B इन गैस। अब वो फेज चेंज आपके पास से पूछ रहा है। फेज़ का मतलब होता है कोई भी मरहला, जैसे डिफरेंट चेंजेस फेज चेंजेस होती रहती हैं A एंड B के दरमियान इन अ गैस। गैस के केस में वो आपसे पूछ रहा है कि A जो है वो चेंज हो रहा है B के अंदर, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर, ठीक है। तो इसके अंदर आपने राइट ऑप्शन बतानी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें जो MCQs है वो C वाले को टिक करना है, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। बिकॉज जब आप लोगों के पास कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में बदलती है तो आपके पास क्या होता है, कंडेंसेशन होती है। MCQs 4 में आपको मैंने बताया भी था कि आप साइड पे लिख लें, छोटे छोटे से पॉइंट्स थे और वहाँ पे आपको अच्छे से बता भी दिया था। बिकॉज जब लिक्विड जो है वो गैस में बदलता है तो आपके पास इवेपोरेशन होती है, और जब गैस आप लोगों के पास बदलती है लिक्विड में तो कंडेंसेशन होती है, चेंज होती है। ये काफ़ी दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। एक याद रख लें, उसका इन्वर्स दूसरे को खुद ही बना लें। जैसे आप लोगों ने देखा था सब्लिमेशन के केस में, एस से सब्लिमेशन, एस से ही सॉलिड बन रहा होता है। तो जब भी जो आप लोगों के पास वो सॉलिड है वो असल में चेंज हो रहा होता है किसी भी लिक्विड के अंदर, सॉलिड लिक्विड में, तो आपके पास क्या होती है, सब्लिमेशन हो रही होती है, ठीक है। असल में वेपर्स में चेंज हो रहा होता है। बट आपसे उसने बड़ा यहाँ पे, खैर उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें, वो हम सेकंड MCQs में देख लेंगे सब्लिमेशन वाले को, ये बल्कि आपकी बुक के लास्ट वाले में। तो यहाँ पे सिंपल लिक्विड सॉलिड में आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रीज़र वगैरह के अंदर किसी भी जो पानी वगैरह है उसको रखते हैं, या किसी पानी की जो है बोतल को रख देते हैं, तो वो आपके पास सॉलिड में चेंज हो जाती है। सिंपल क्या होता है, फ्रीज हो जाती है ना। तो ये बड़ा ही सिंपल सा था, लिक्विड चेंज इंटू सॉलिड, दिस इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड सॉलिड चेंज इंटू लिक्विड, दिस इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बड़ा सिंपल सा था। वैसे आपको ऊपर मैंने सब्लिमेशन वाला भी बताया है और दूसरा भी बताया आपको उसके साथ है डिपोजिशन वाला, तो वो भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टूडेंट नोटिस्ड, एक स्टूडेंट जो है वो नोटिस करता है कि जो फ्रोस्ट फॉलिंग है ये हल्की बारीक सी शीशे की तरह बर्फ़ होती है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर एट 6:30 AM, सुबह के 6:30 बजे, एंड डिसअपेयर, और फिर वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है तकरीबन 8:30 बजे। विच फेस चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा फेस चेंज है जो यहाँ पे जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजिंग द फ्रोस्ट इनटू वाटर वेपर्स। अब देखिए फ्रोस्ट जो है वो असल में वाटर वेपर्स में चेंज हो रही है। तो आपने देखा था फ्रोस्ट क्या है, बर्फ़ ही है ना। बर्फ़ क्या है, मतलब सॉलिड है, यहाँ पे भी आपको बताया था। तो बर्फ़ क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, वाटर वेपर्स के अंदर। तो जब भी सॉलिड वेपर्स में चेंज होता है, मतलब सॉलिड वेपर्स में एस, सब्लिमेशन एस से सॉलिड, तो सिंपल आपके माइंड में आ जाएगा यहाँ पे तो सॉलिड की बात हो रहा है। जब भी सॉलिड की बात कर रहा हो ना आपको घुमाने के लिए आपका एग्जामिनर या MCQs के अंदर, तो आपको समझ आ जाना चाहिए
कि वहाँ पे या सब्लिमेशन की बात हो रही है या डेपोजिशन की। अगर पहले तो उसने सॉलिड का नाम ले लिया, जैसे यहाँ पे फ्रोस्ट का या बर्फ़ वगैरह का उसने कोई सख्त हार्ड चीज़ का नाम लिया है, तो आपने सिंपल जाना है सब्लिमेशन की तरफ, बिकॉज पहले एस तो पहले सब्लिमेशन आएगी। सो ये था हमारे पास MCQ, सी इसके राइट ऑप्शन है। तो बहुत ईजी से MCQ थे, आई होप सो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। अच्छे से आपने इसको एक्सरसाइज के MCQs को अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और बहुत सिंपल से MCQs है, मैंने आपको काफ़ी ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की और थोड़ा आपको इसके साथ जो है वो थोड़ी बहुत डिटेल भी दिया, ताकि आपको ये कभी भी नहीं भूलें और काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में रह जाए ये MCQs। सो सबसे पहले हम आपकी एक्सरसाइज का जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं या हो जाएंगे एक आध दिन में, तो आप इसको जाके विजिट कर लीजिएगा। या अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। अब आपने डिफरेंस एक्सप्लेन करना है रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का, कौन कौन सी 2 गैसेस का, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी, जो काइनेटिक थ्योरी पर बेस्ड करती हैं। पेज 11 और 12 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो आपने अपनी बुक के पेज 11 पर आ जाना है और यहाँ से जहाँ से ये डिफ्यूजन वाला पॉइंट शुरू हो रहा है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। पूरे का पूरा ये जो आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज पर भी है, ये आपने सारे का सारा कर लेना है और इस क्वेश्चन को आपने यहाँ तक प्रिपेयर करना है। लॉन्ग 1 को बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। लॉन्ग 2 डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। आपने जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है उसको बताना है। हेल्पफुल इन प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग में भी हेल्पफुल करे, और साथ में इन द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर्स, तो आपकी बुक के पेज 8 पर मिल जाएगा। ये इसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप विजिट कर सकते हैं। डेट्स वाई हम इतना डिटेल में इसको नहीं करेंगे, बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप वो टॉपिक वाइज भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो बुक का पेज 8 जो है वो आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर देखें, ये इस साइड पर आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस बताई गई हैं। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है एयर फ्रेशनर्स वाला जो है आप लोगों के पास, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, ये आपने सारे का सारा करना है और यहाँ तक आप लोगों ने ये सारे का सारा लॉन्ग 2 का करना है। ये इंपॉर्टेंस आपको बताई गई है इस प्रिंटिंग वाले की, तो आपने इसको एज आ इंपॉर्टेंस की हेडिंग देकर ये 2 पॉइंट्स के बाद तीसरा ये वाला पॉइंट बना के इसको अच्छे से लिख देना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आपने स्किप नहीं करना, लाजमी करना है इसको, और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिफोर एग्जाम, बिकॉज आज की हुई चीज़ें आपकी इंशाल्लाह पेपर से पहले या पेपर के टाइम बहुत काम आएंगी। सो हम अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो उस क्वेश्चन में, हाउ ड्रा करना है आप लोगों ने। ठीक है, ड्रा हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंजेस डेट वाटर अंडर गोज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपने अपनी एक्सरसाइज के बुक के जो है पेज 5 और 6 पर आ जाना है और इसमें आप लोगों ने बस सिंपल जो है वो ये वाला एक पॉइंट कर लेना है यहाँ तक, और साथ में ये जो अगले पेज पर आपके पास पॉइंट है ना, आपने सिंपल ये कर लेना है। इसमें वो आपको फ्रीजिंग पॉइंट का बता रहे हैं, सिंपल वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट लास्ट वाले पेज पे यहाँ पर आपको वाटर का बताया गया है विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी बातें, ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और सिंपल से इसमें बातें हैं जो आपने इसको याद कर लेना है। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।